ओके चलो क्लियर दिख रहा है बेटा 1.15। यस थोड़ा सा मोबाइल बीच में आ रहा है। यस अब सही है। ओके डन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके ओके चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर जो अपना गॉस लॉ है उसी की एक और एप्लीकेशन यानी कि थर्ड एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उस शेल के आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे फील्ड कितनी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इसको बढ़िया से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे और इससे कुछ एक्स्ट्रा भी आज जरूर से हम लोग सीखने वाले हैं। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब है कुछ और ज्यादा। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इसका मतलब इसके अंदर एक शेल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक शेल मान लेते हैं जिसकी रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर रेडियस है। क्लियरिटी आ रही है ना? यस बिल्कुल कैपिटल आर रेडियस है। इसके ऊपर हम लोग यूनिफॉर्मली थोड़ा सा चार्ज रख देते हैं। कितना रखा पता नहीं, तो मैंने उस चार्ज को बोल दिया क्यू। ठीक है अच्छा अब ये शेल की बात आप कैसे समझिए बेटा, ध्यान से देखिए शेल की बात कैसे समझिए। एक प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए, उस बॉल के ऊपर आप वाटर कलर जो है वो डालिए, तो आप देखोगे वो जो वाटर कलर है वो उसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ऐसा यहां हो रहा है, इस पे जो चार्ज आपने डाला है वो उस शेल के सरफेस पे ही रहेगा और अंदर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो लीनियर नहीं आएगी, ना ही वॉल्यूमेट्रिक आएगी। आएगी कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों हम लिखते हैं सिग्मा। तीन डेंसिटी हम पढ़े हैं बेटा, लैम्बडा होता है, सिग्मा होती है और रो होती है। लैम्बडा यानी चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा यानी चार्ज अपॉन एरिया और रो यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे चार्ज हमने क्यू रखा है और एरिया कितना। तो बेटा आप जब मैंने बोला एक प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए जो अंदर से खाली है बिल्कुल, उस बॉल का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो हम ये पढ़े हुए हैं 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? हाँ के ना? मैसेज करो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये आपको क्लियर हुआ? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नॉट एप्सिलॉन 0, 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल यस, कोई इसमें डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल इजी। आगे इतना समझ लें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अब मैं आपको अलग अलग डाउट्स बताता हूं अपने। क्या है अपने डाउट्स? हमें ये पता है अगर कहीं पे चार्ज है तो वो चार्ज अपनी फील्ड बना रहा होगा, ये तो पता है। हमें ये पता है कि कोई चार्ज है तो वो चार्ज अपनी क्या बना रहा होगा बेटा? फील्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे हर जगह फील्ड ही फील्ड होगी। तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मान लो यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी, फिर मान लो यहाँ पे ये सरफेस पे एक पॉइंट है वहां पे फील्ड कितनी, और फिर आप मान लो कि आउटसाइड ऑफ द शेल है वहां पे फील्ड कितनी। तो हमें कितनी जगह फील्ड देखनी है? तो हमें 3 जगह फील्ड देखनी है, इनसाइड आउटसाइड ऑन दी सरफेस। तो गॉस लॉ जो है उसी का यूज करना एकदम इजी है। देखो पहला हम लोग स्टेप लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड यानी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो
यहाँ पे हम लोग ये आउटसाइड का पॉइंट है, उसी पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हम सपोज कर लेते हैं। उसकी रेडियस मान लो r है। ये कौन सा सरफेस हो गया बेटा? गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस गॉसियन सरफेस पे आपको गॉस लॉ लगाना है, तो भाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिखेंगे, सबको पता है, यही इक्वेशन है गॉस लॉ का, हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो क्या है कि सबसे पहले हमें स्मॉल सरफेस लेना है। मैंने इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसका एरिया का वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा डेल्टा एस। ठीक है, फिर हमें फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो भाई ये कौन सा चार्ज है? प्लस। प्लस से फील्ड कहाँ जाएगी? आउटसाइड। अब आप देखो कि E और डेल्टा एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी E डेल्टा एस cos 0 हो जाएगा। cos 0 आपका 1 रहेगा, cos 0 1। ओके, क्लियर? अब E डेल्टा एस आपका अंदर बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप बात ध्यान से समझिए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पे उसी सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इस पूरे सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे E सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया? E बार आ गया, समेशन ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 तो चल ही रहा है। cos 0 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, E। अब ये जो डेल्टा एस आपने गॉसियन सरफेस पे लिया है, ऐसे सारे डेल्टा एस लेने हैं, यानी पूरा गॉसियन सरफेस जो एक सेल टाइप है वो कवर हो जाएगा। तो उस गॉसियन सेल सरफेस, सेल टाइप सरफेस जो है उसका एरिया टोटल कितना होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपके पास फील्ड का इक्वेशन आ गया बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r स्क्वायर। बोला हाँ कि ना बेटा? अरे सर, ये तो वही हो गया पॉइंट चार्ज वाला, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। अरे सेम टू सेम है, यस और नो? सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब इसका लिंक वहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई लिंक तो है। तो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। जब आप कोई भी शेल हो, उसके आउटसाइड जाओगे तो आपको जो शेल है वो पॉइंट चार्ज दिखेगा। कैसा दिखेगा? पॉइंट चार्ज दिखेगा। जैसे हम लोग अर्थ के बाहर जाएंगे तो अर्थ हमें कैसी दिखेगी? पॉइंट ही दिखेगी ना। अर्थ का भी एक ही पॉइंट हमें ऐसा लगेगा भाई अर्थ एक पॉइंट है। दूर जाओगे आउटसाइड, ओके, पॉइंट दिखेगी। सरफेस पे हम रहेंगे तो हमें बड़ी अर्थ दिख रही है, बट आउटसाइड हम जाएंगे तो पॉइंट दिखेगी। बोलो क्लियर हुआ? ये क्लियर ना बेटा? यस, बिल्कुल। के क्यू अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल इजी, एकदम इजी, आपको आ ही जाएगा। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ट्राई कर लिया तो भी ये आपको याद रहना ही रहना है। अब इसमें वेरिएशन क्या आ सकता है वो देखो। वो वेरिएशन यहाँ पे क्यू का रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यानी क्या है, वो लोग हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा पूछेंगे ना भाई, यही सिंपल थोड़ी पूछ लेंगे। आपको क्यों और आर दे दिया और पूछा भाई नीट का जे का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इतना इजी थोड़ी पूछेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड भी कर सकते हैं। ट्विस्टेड में वो आपको चार्ज की जगह सिग्मा दे दे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो चार्ज की जगह हम क्या रखेंगे? देखो, ये चार्ज को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये सामने चला जाएगा। तो क्यू की जगह लिखेंगे हम लोग सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन
स्मॉल आर स्क्वायर तो था ही, मैंने सिर्फ क्यू की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखोगे सर इसमें नीचे भी 4 पाई ऊपर भी 4 पाई, तो उसको कट करो सर, कर दिया भाई। अब एक सिंपल फॉर्म आ गया, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक और थर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अब इसका फायदा ये है, या आप ये याद रखो या ये याद, पर मेरी जो बात आप मानते हो पता है मुझे, तो आप ये याद रखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू बेटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो रखोगे आंसर आ जाए, खत्म। अच्छा, अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो आपने वेक्टर किया तो यहाँ पे n कैरेट आएगा, क्या आएगा, n कैरेट आएगा। n कैरेट क्या बता रहा है कि जो फील्ड आपको मिल रही है वो सरफेस को परपेंडिकुलर है हर जगह, ऐसे ही जाएगी ना प्लस से बाहर, इसीलिए हर जगह परपेंडिकुलर है, यानी n कैरेट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। n कैरेट क्या है, यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। समझ में आया, क्लियरिटी बैठी बेटा? अब आप कहोगे सर इतनी प्रोसेस क्यों बताई? बेटा ये आपको तरीका बताया, एक एक बात बताई। अगर आप नीट और जेई करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी ही आनी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक्स, कंसेप्ट समझने के लिए अलग अलग बुक्स आप रिफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एनसीईआरटी इस तरह से आनी चाहिए कि आपको हर एक रीजन पता होना चाहिए, कौन कैसा आ रहा है, तभी तो आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाओगे ना। प्रैक्टिकली अप्लाई करना रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल आपका आंसर आ रहा है। फिर मैंने शॉर्टकट तरीका तो बता ही दिया आपको। अगर आपको पूछा जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द शेल यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज वाला आ गया, ठीक है। फिर क्योंकि ये जगह आप यानी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हो तो आपको ये आंसर मिल रहा है। स्टेप 2 में बेटा ऑन सरफेस अगर आप आते हो तो बस उसमें आर की जगह कैपिटल आर रख दो, काम खत्म हो जाएगा। ऑन सरफेस यानी इस सरफेस की बात कर रहे हो जहां पे चार्ज है, तो वहां पे आपको इसी इक्वेशन में आर की जगह कैपिटल आर लिख देना है बस। तो पहले मैं इसमें लिखता हूं 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एन कैरेट, और दोबारा मैं बेटा सिग्मा वाले इक्वेशन में भी लिखता हूं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो ये कट हो गया। क्या बेटा क्लियरिटी आई कि नहीं? मैसेज करो। यस और नो? यस यस यस। और लास्ट जो है स्टेप 3, कहाँ रही बच्चों बात? देखो सरफेस वाले पे भी आ गए हम लोग, आउटसाइड भी हो गए, इनसाइड वाली बात है। अब इनसाइड जब हम चलते हैं, आर जो है गॉसियन सरफेस वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर से छोटा, कैपिटल आर इतना, ये इतना। और फिर हम यहाँ पे कौन सा सरफेस मानेंगे बच्चों? गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है? 0, क्योंकि वो जो बॉल है जिसपे आपने वाटर कलर डाला तो कलर सिर्फ कहाँ पे रहा? सरफेस पे, अंदर गया नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भी चार्ज सरफेस पे है, अंदर तो है ही नहीं। और जब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड क्या होगी बच्चों? 0। फील्ड क्या होगी बच्चों? 0 होगी। बोलो क्लियरिटी आई? हाँ बिल्कुल क्लैरिटी से चलने वाले बात कर रहे हैं हम लोग, चल एकदम सिंपल है।
यार आप आउटसाइड के लिए KQ अपॉन आर स्क्वायर, इनसाइड के लिए 0 और सरफेस पे वही KQ अपॉन आर स्क्वायर, पर सरफेस के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर। ओके, हाँ के ना, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो क्लियर ना बेटा, ये बिल्कुल ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन। अब फोर्थ एप्लीकेशन, इसी का आगे भी बात करेंगे, बट आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर ये शेल की जगह फोर्थ एप्लीकेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से। अगर ये शेल की जगह कंडक्टिंग स्फीयर होता, कौन सा स्फीयर होता, कंडक्टिंग, तो सेम आंसर्स आते। क्या आते बेटा, सेम आंसर्स आते। अब अगेन एक कंफ्यूजन सर ने क्रिएट कर दिया कि सर यहां पे आप क्वेश्चन बदल रहे हो और आंसर सेम कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बदल रहे हो, आंसर सेम। तो ऐसा होगा कि शायद क्वेश्चन भी सेम हो, या दोनों भले क्वेश्चन अलग है पर दोनों में बात एक ही हो। चलो तो इसका रहस्य आपको बताता हूं। आप बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कंडक्टर किसे कहते हैं, तो सर कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। सही है ना। दूसरा, जिसमें करंट का कंडक्शन इजीली हो, जो करंट को इजीली कंडक्ट करता हो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ये भी बात सही है। पर तीसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर की आज आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। जो कंडक्टर है उस पे अगर आपने चार्ज रखा, आपने सोचा कि हम इस पे चार्ज रखते हैं, तो वो कंडक्टर पे अंदर चार्ज जाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कहां रहता है, सरफेस पे, अंदर चार्ज नहीं जाता। बोलो क्लियरली, समझ में आया बेटा, हाँ के ना, यस और नो, समझ में आया बच्चों, मेरी बात क्लियर हुई। हाँ, यानी कि अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हो तो भी शेल जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो ऑन द सरफेस ही रहता है, इनसाइड द स्फीयर नहीं जाता है। यानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिग्मा ही आएगी, रो नहीं आएगा, भले ही वो क्या बन गया है भाई, स्फीयर, पर कैसा है, कंडक्टिंग। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा कि सर कंडक्टिंग की जगह पे अगर नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर होता तो क्या। तो बात तो सही है, वो हम अलग से देखेंगे, पर पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ आपको नाम बदला है, चौथा एप्लीकेशन उनका समाप्त हो गया है। मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में आया ना, हो गया। चलो डन 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 डन, स्क्रीनशॉट लिया। कैसा दिख रहा है भाई जी, बढ़िया, चलो ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, हम लोग शेल की ही बात कर रहे हैं, या चाहे आप कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, यही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, शेल की ही बात चल रही, थर्ड एप्लीकेशन की ही बात चल रही, शेल, स्फेरिकल शेल। ओके, उसमें आपने दो बातें नोट की होंगी, E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सेकेंड वन इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यस और नो, फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे देखो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये दो बातें आपने कंप्लीटली नोट कर ली है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं E वर्सेस सिग्मा, तो स्ट्रेट आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम टोटल R यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये ध्यान से आप समझिए, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये सेंटर पे है 0, फिर ये
रेडियस, तो ये पार्ट हो गया बच्चों इनसाइड और ये पार्ट हो गया बच्चों आउटसाइड और ये हो गया ऑन सरफेस। चलो अब आप देखो इनसाइड आपका आंसर क्या आया था 0, तो यहां से बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी 0 इनसाइड। सरफेस पे हमारा आंसर क्या आ रहा है k/r² या σ/ε0, 0 नहीं आ रहा है, यानी सरफेस पे कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको बोलेंगे हम लोग σ/ε0। आउटसाइड पे चलेंगे जब हम लोग r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड के लिए, तो 1/r², यानी ये डिक्रीज होगी फील्ड पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² से जल्दी से डिक्रीज होगी। और टच नहीं करना है बेटा, कहां टच होगी इनफाइनाइट पे टच होगी। बोलो ग्राफ बनाना आया कि नहीं, यस और नो बेटा, क्लियर हुआ? तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना बनता है इसका शेल का, ठीक है। ये शेल का सिंपल आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको शेल की जगह क्या बोला जाए, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो आंसर सेम रहेगा, ये का यही ग्राफ रहेगा। एक और बात देखिए, ये वाली जो फील्ड है ये मैक्सिमम है, यानी एक और नोट आप लिख सकते हो कि अगर शेल या कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और आउटसाइड वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती जाती है। लिख लीजिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। स्फेरिकल शेल हो यूनिफॉर्मली चार्ज या कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन दोनों में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड 0 होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और आउट ऑफ द सरफेस डिस्टेंस के साथ जल्दी से डिक्रीज होती रहेगी। जल्दी से क्यों? 1/r²। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? यस यस यस, चलो बेटा क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो आपको क्वेश्चन है मन में। हमने 4 एप्लीकेशन देख ली। फर्स्ट वाली लाइन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, फिर हमने देखा बेटा प्लेन, फिर मैंने आपको बताया स्फेरिकल शेल, और उसके साथ ही मैंने चौथी एप्लीकेशन आपको बता दी कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन जनरेट होता है जो है फिफ्थ एप्लीकेशन नंबर 5, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज बट कौन सा? नॉन कंडक्टिंग। अब यानी कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या है गुंजन? कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो चार्ज है वो सरफेस पे रहता है, जो चार्ज है वो कहां रहता है? सरफेस पे रहता है। बट नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या है? तो एक लॉजिक आपको देता हूं कि आपने गोला खाया है, गोला, बर्फ का गोला खाया होगा ना, खा के ना खाया है। यस, एक तो वो होता है वो मशीन से निकाला, गोल 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 मशीन घुमाया, फिर नीचे बर्फ का एकदम यानी पाउडर टाइप फॉर्म आया, फिर उसको ग्लास लिया और उसमें डाला और दबाया, फिर एक डंडी डाल दी और फिर उसको ऐसे निकाला, तो वो पूरा गोला बन जाता है। वो गोला नहीं होता है, हाँ, पर वो हम लोग खाते हैं, उसमें वो कलर डालता है। दूसरा एक तरीका होता है, वो लिया उसने, यानी हम लोग जब खाते थे वो लिया, फिर पूरा बर्फ भर लिया, फिर उसको ऐसे करके गोल बना दिया, पूरा स्फीयर, फिर उसको पकड़ के ऐसा भी हमने खाया हुआ है। आप लोगों ने खाया है किसी ने ऐसे ऐसे फिर हाथ में? नहीं, आप लोग तो वो डिश विश लेके
ऐसे हम लोग देसी हाँ भाई वो यार लारी पे आते थे पहले, अभी तो ठीक है, अभी तो इनके लिए भी बड़ी बड़ी दुकानें बन गई, पहले लारी पे आते जाते रहते लोग, हमें ऐसा मिलता था, ठीक है, सब ने खाया। बट वो मेरे को गोला क्यों याद आ रहा है, देखो उस गोले पे वो बर्फ का गोला उसने बनाया, फिर उसमें कलर डालता है, तो वो कलर अंदर तक जाता है। मान लो सिर्फ वो कलर सरफेस पे रहता तो आपने एक बाइट ली, उसके बाद तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कलर तो है ही नहीं, और उसी कलर में टेस्ट होता है, मिठास होती है, चाशनी बनाई जाती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। बट मिठास आती है, पर आपने एक बाइट ली, उसके बाद अंदर कलर है ही नहीं, तो मजा नहीं आएगा। बट उसने पूरा कलर ऐसे डाला तो वो कलर बर्फ से अंदर 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 घुसते हुए अंदर तक पहुंच जाता है, तब उसको खाने में बहुत मजा आता है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये होता है कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही सेम टू सेम होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या सेम टू सेम हो रहा है, देखिए हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर थोड़ा बड़ा लेते हैं, क्योंकि फिर हमें अंदर भी चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, इसमें अंदर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ रेडियस आर, आपने इस पे चार्ज डाला यानी कि कलर डाला, वो जो कलर डाला क्या वो सरफेस पे रहा कि अंदर भी चला, तो सर अंदर भी चला। यस बेटा, समझ में आया, क्लियर। तो यहां पे आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, कि अगर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज रख रहे हो तो वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है, अंदर तक जाता है और गोला खाने में मजा आता है। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बताइए कौन सी डेंसिटी आएगी, चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, लैम्बडा, सिग्मा या रो, लैम्बडा, सिग्मा या रो। सिग्मा, कई बच्चे कह रहे हैं सिग्मा, कई बच्चे कह रहे हैं रो। सोचो, सिग्मा, कई कह रहे हैं रो, कोई कह रहे हैं सिग्मा। सिग्मा, सब लोग सिग्मा के पास है, थोड़े बहुत रो के पास भी चलो, रो के पास भी चलो। क्यों, अब सोचो, अब मेरी बात तो सोचो। इसीलिए तो मैंने बेटा, प्रिंस का आंसर सही है, इसीलिए तो मैंने बेटा वो बताया आपको, गोला खाने की बात करी ना हमने। अच्छा, गोला खाने की बात क्यों करी हमने, क्योंकि गोले में अंदर तक कलर होता है। अब अंदर तक कलर गया यानी वो जो कलर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऑन सरफेस एरिया नहीं, इनसाइड द वॉल्यूम और ऑन द वॉल्यूम कहा जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पे भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे नहीं, इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। तो यहाँ पे आएगी बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लिखेंगे रो इजिकल टू चार्ज। मान लो क्यू है, क्यू चार्ज मैंने डाला है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर ना, गोले का वॉल्यूम क्या होगा, यही होगा। चलो, यानी अब क्लियरिटी बन गई बिल्कुल। अब कोई डाउट सेशन जैसा है नहीं इसमें, टेंशन भी मत लो, बिल्कुल इजी। डाउट लेना ही लेना, इसमें कोई डाउट है ही नहीं सर, हमें आता है, लल्लू लॉजिक लगाया सर आपने, क्या इसमें डाउट करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब पहला इसमें पॉइंट लेंगे वही जो हमने अभी किया था आउटसाइड, चलो समझ लेंगे थोड़ा आउटसाइड को। आउटसाइड यानी आर इज ग्रेटर देन आर, यानी इसके आउटसाइड आप कोई पॉइंट सोचो, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी, वो पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, ये सेंटर है। तो अभी अभी हमने एक बात सीखी, अगर हम गोले के बाहर आ जाते हैं तो गोला हमें कैसा दिखता है, कौन से चार्ज के बराबर दिखे, बताइए बताइए। अगर हम गोले से बाहर जाते हैं तो गोला हमें कौन से चार्ज के बराबर दिखेगा बेटा, पॉइंट चार्ज। तो क्या आंसर KQ/R²? यस सर, वही होगा। देखो देखो देखो, लेके आते हैं।
अब देखो वो सारी प्रोसेस अब मैं नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो गॉसियन सरफेस हमने लिया, उस पॉइंट को इंक्लूड करना है जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी, फिर उस पर छोटा सा एरिया लिया, एरिया का वेक्टर डेल्टा एस, ये प्लस चार्ज है तो फील्ड भी इधर ही, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या 0, ई डेल्टा एस कॉस 0 1, तो ई डेल्टा एस इस स्फीयर पे, गॉसियन सेल पे, गॉसियन सरफेस पे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर, तो ई इंटू डेल्टा एस पर समेशन ऑफ डेल्टा एस। अब ई इंटू समेशन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? या डायरेक्ट नहीं लिखता हूं तो आपको थोड़ा सा बता देता, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ई को बाहर ले लेता हूं और सरफेस एरिया बताओ इस गॉसियन सरफेस का, बताओ फिर सोचो। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, तो एक बॉल को एनक्लोज करने के लिए, यस राइट आंसर मुर्तजा, एक बॉल को एनक्लोज करने के लिए शेल ही चाहिए ना, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यस। यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो बच्चों ई क्या आया देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अरे सर ये तो वही आ गया, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बन गया। अब ना हमें शेल का याद रखना है, अब ना हमें शेल के आउटसाइड की बात करो, अब ना हमें कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड याद रखना है, और ना हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड याद रखना है, क्योंकि सभी में एक ही आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लॉजिक क्या है अपना, हम क्या याद रखेंगे, अगर कोई स्फीयर के बाहर जाते हो आप तो आपको स्फीयर कैसा दिखता है, पॉइंट चार्ज, बस खत्म। आया समझ में? हाँ पर यार नीट और जेई में इतना सिंपल तो नहीं होगा सर। हाँ क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे दिया था वैसे यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे के क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसमें ऐड करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की वैल्यू क्या लिखी जाएगी भाई, इधर आएगा 4 बाई रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर तो था ही बेटा, आर स्क्वायर तो था ही, यहाँ पे आर क्यूब आएगा कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि चार्ज कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो 4 पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा देखो रो ऊपर नीचे 3 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर क्यूब है भाई अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 क्या समझ में आया बच्चों? क्या क्लियरिटी बैठी बेटा? हाँ के ना? बिल्कुल यस, ये याद रखो, ये तो आपको आता ही आता है भाई, बिल्कुल। अब दूसरा केस ऑन सरफेस के लिए R बराबर कैपिटल R रखेंगे। ऑन सरफेस के लिए हम लोग क्या रखेंगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखेंगे, तो इसमें रखते ही हमें आंसर मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और इसमें रखते ही हमें क्या आंसर मिलेगा, इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, तो ये है ही स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो आंसर आएगा कैपिटल R सिर्फ ऊपर 1, क्योंकि आर क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, R की जगह क्या रखना है बेटा हमें, कैपिटल R, तो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, तो एक ही R ऊपर हमें मिलने वाला है। बोलो क्लियर? हाँ के ना? चलो ठीक। अब तीसरी बात क्या है, इनसाइड R लेस देन R,
अगर इनसाइड की बात हम कर रहे हैं, चुप रहे गुंजन, पढ़ाने दे। और धूप में से बाहर आजा, आजा अंदर आजा। धूप में से बाहर यानी घर के अंदर आ जा, धूप में से बाहर। चलो इधर, क्या समझ में आया बच्चों? हाँ सर बिल्कुल, यही इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया। अब हम बात करेंगे इनसाइड। चलो चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला इनसाइड में वही लगाएंगे, और क्या, अकॉर्डिंग टू जीलो। जीलो अपनी जिंदगी, अकॉर्डिंग टू जीलो। जीलो अपनी जिंदगी भैया अभी। चलो तो जीलो क्या है? समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस सी डॉट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही है। अब हमें लेफ्ट साइड के लिए गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। अंदर आर रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस मान लिया भाई। क्या इसके अंदर चार्ज आ रहा है? यस यस यस, इसके अंदर चार्ज है भाई। अब देखो मेरी बात समझो मेरे भाई, अगर मान लो इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो क्यू डैश है। क्या है? क्यू डैश है। मान लो भाई, मैं बोल रहा हूं मान लो। तो भैया जी यहाँ पे आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बोलो हाँ के ना बच्चों? हाँ के ना बच्चों? हाँ के ना? एनक्लोज चार्ज कितना माना हमने? क्यू डैश। यस, क्यू तो नहीं होगा ना, क्यू तो ये टोटल था। अब इतने के अंदर तो क्यू डैश ही होगा, कुछ भी होगा। तो हमारा आंसर देखो फिर से फील्ड का मजेदार। आप कहोगे सर कुछ तो याद रखवाओ, कुछ भी नहीं याद रखवा रहे आप, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन को बार बार घुमा देते हो और हमारे सामने उसी को लेके आ जाते हो। यस बेटा, और हमें क्या करना है? हमें ज्यादा चिंता ही नहीं करनी कि हमें तो एक ही से काम करवा रहा हूं मैं आपसे कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब गोला बन रहा है ना, गोला, स्फीयर, शेल, चाहे कुछ भी हो, सर तो एक ही इक्वेशन पे खेल रहे हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू डैश आपको लिखना रहेगा और कुछ भी नहीं। चलो आइए लिखते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डैश। अभी क्यू डैश कैसे लिखेंगे? अरे यार इधर देखो, डेंसिटी आपको पता है भाई, इतने में इतना। क्या लिखा है? इतने में इतना। तो इतने में कितना? यही हुआ ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब आप कहोगे सर स्मॉल आर क्यूब क्यों आया? क्योंकि देखो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, स्मॉल आर रेडियस का, जो हमने स्फीयर ये सरफेस लिया है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना चार्ज आया। तो डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम। हाँ कि ना? क्योंकि हर जगह चार्ज होगा, तो डेंसिटी इंटू वो कितने वॉल्यूम में चार्ज है। तो रो इंटू 4/3 स्मॉल आर रेडियस है, इसलिए आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर तो था ही, 4 पाई फिर गया। तो एक और इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, एक और इंटरेस्टिंग आंसर 7 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। बोलो हाँ के ना बेटा? समझ में आया कि बाउंस गया? नहीं, समझ में आया। अरे कुछ भी नहीं करना है, क्यू डैश की जगह रो इंटू उसका वॉल्यूम लिखना है, जितने में वो क्यू डैश है उसका वॉल्यूम। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आगे इसके ग्राफ्स बनाने की और इसकी डिपेंडेंसी की बात करते हैं। डिपेंडेंसी किस पे है? चलो बेटा, क्लियरिटी आई? क्लियरिटी या क्लैरिटी जो भी है आई। चलो अब हम लोग बजाते हैं ताली बच्चा लोग। अब हम बात करते हैं भाई कुछ बढ़िया सी। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। सेंटर से चालू होते डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा वैसे सरफेस पे पहुंचोगे और फिर आउटसाइड। तो ये अगेन हो गया इन साइड
ये हो गया ऑन साइड नहीं है, ऑन साइड, और यहाँ पे हो गया आउटसाइड। क्या बच्चों इनसाइड का इक्वेशन आपको दिख रहा है? यस सर। आप क्या कहोगे? प्रोपोर्शनल टू 1/r² या प्रोपोर्शनल टू r? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर। इज प्रोपोर्शनल टू r आएगा बेटा। इसको देखोगे इनसाइड के इस इक्वेशन को, तो उसमें एक बात समझोगे, ये क्यूडेस क्या था? क्यूडेस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। अगर वो रेडियस बढ़ गई तो वो चार्ज चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे ये इक्वेशन देख के ऐसा बोला कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्यूडेस कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि क्यूडेस जो रेडियस बढ़ गई या घट गई तो क्यूडेस भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने क्यूडेस की वैल्यू रखी और फिर ये इक्वेशन बनाया। तो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि रो कांस्टेंट है, 3ε0 वैसे ही कांस्टेंट है। तो बचा क्या बच्चों? r। तो E इज प्रोपोर्शनल टू इनसाइड में क्या लिखा जाएगा बेटा? r। ओके। ऑन सरफेस वो तो कांस्टेंट है, ये वाला कितना? ρ/3ε0 इंटू कैपिटल R। ठीक है। अब आउटसाइड आते हैं। जब आप आउटसाइड की बात करते हैं बेटा, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों में इक्वेशन सेम रहेगा, क्योंकि आउटसाइड के मतलब यानी आउटसाइड कोई चार्ज है ही नहीं, सरफेस तक ही चार्ज है। तो चार्ज क्यों है और वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप आउटसाइड कहीं पे भी जाए। देखो देखो समझो, इसमें बेटा मैंने क्यू चार्ज रख दिया है। अब चाहे आप यहां जाओ, इस पॉइंट तक जाओ, चाहे इससे दूर जाओ, इन दोनों सरफेस के लिए अंदर चार्ज तो क्यू है। इसलिए आउटसाइड जब देख रहे हो तब चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। और इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², चाहे यहां से लिखो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², बेटा ऐसे डिक्रीज होगा। इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? मैसेज करो। यस, क्लियरिटी आई? तो मैंने आपको सारे एप्लीकेशन है, वो 5 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, क्लियर हो गया? यानी आपकी सारी एप्लीकेशन खत्म। यानी आपको अब क्या क्या याद रखना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको ज्यादा कुछ नहीं, 3 चीजें याद रखनी है। चलो देख लेते क्या याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको क्या याद रखना है? तो भाई यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई बात इसमें देखनी ही नहीं। और दूसरा पॉइंट होता है बच्चों उसमें ग्राफ। यहाँ पे अलग अलग हम बातें कर लेंगे, कौन कौन सी बातें हमें करनी है। तो पहली जो बात इसमें हम लोग करे हैं वो इनफाइनाइट वायर। अगर बच्चों इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, एक इसमें आ जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। चलो इनफाइनाइट वायर के बाद इसका इक्वेशन हमने बहुत ही बढ़िया से याद रखा। लैम्बडा को 2 पाई ईयर है, और या बच्चों आप बोलोगे 2k λ/r। सही है? हाँ के ना बेटा? और E वर्सेस R का जो इक्वेशन आएगा इसमें वो ऐसे आएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन है ग्राफ, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है। उसके बाद प्लेन, वो भी इनफाइनाइट शीट की हम बात कर लेंगे। अगर इनफाइनाइट शीट की हम बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है σ/2ε0 इंटू एन करंट परपेंडिकुलर रहती है।
और इसका जो E वर्सेस R का ग्राफ अगर आप बना रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, वो हमें कांस्टेंट मिलेगा और उसकी वैल्यू रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसके इक्वेशन में कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पे हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, दोनों में सेम रहता है। तो सबसे पहले इनसाइड 0, आउटसाइड क्या था सर? KQ अपॉन R² था। समझ में आया? K की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q अपॉन R² था सर। ये सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। बट अगर आपने Q की वैल्यू यहाँ पे रखी सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R², तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल R²। ये हुआ। और E ऑन सरफेस बिल्कुल इजी, 1/4π एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R² या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है। इसी में स्मॉल r की जगह क्या रख देना है? कैपिटल R। बोलो याद रहा बेटा? हाँ कि ना? मैसेज करो। क्लियर नहीं दिख रहा है? अब देखो, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, यस। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें वर्सेस R, ये कैपिटल R, तो इनसाइड तो 0 है बेटा, यहां पे मैक्सिमम हो गया, फिर 1/R² की तरह से डिक्रीज होगा। 1/R², थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज करना। ठीक है, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जो मैक्सिमम रहेगा। बोलो क्लियर? हाँ कि ना बच्चों? मैसेज करो जल्दी से, दिख तो रहा है? क्लियर? यस। और लास्ट में अभी हमने जो देखा वो देखिए बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर आपने चार्ज रखा है तो हम लोग पहले इनसाइड का लिखें या आउटसाइड का? चलो आउटसाइड लिखते हैं। आउट का 1/4π एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R², सेम इसके जैसा ही, सेम टू सेम। बट अगर मुझे रो वाला कुछ करना है तो ρ/3 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे R³ अपॉन स्मॉल R², ये E आउट। समझ में आया? E आउट के बाद E सरफेस लिखते हैं हम बेटा। E आउट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? E सरफेस। सरफेस पे कुछ नहीं होगा, ρ/3 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r की जगह, आउट वाले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है। अब यहाँ पे इनसाइड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, 1/4π एप्सिलॉन 0 Q नहीं, Q डैश अपॉन R², और Q डैश की वैल्यू रखोगे तो ρ/3 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे R³ यानी स्मॉल r आएगा। क्या आएगा? स्मॉल r। मैं कैसे इतनी जल्दी से याद कर लेता हूँ? Q डैश की जगह मैंने कुछ भी नहीं किया, 4/3 पाई स्मॉल r³, स्मॉल r³ अपॉन स्मॉल R², तो एक r बचेगा बस, और कुछ। और ये हमारा जो ग्राफ रहेगा E वर्सेस R का, उसमें यही रहेगा, ऐसा ही थोड़ा बनेगा। ये वाला तो यही है, सरफेस पे मैक्सिमम, जो आप ρ/3 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R लिख सकते हो, और आउटसाइड 1/R²। देखो आउटसाइड 1/R², इनसाइड यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू R यानी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इज प्रोपोर्शनल टू R। बोलो बेटा, पांचों एप्लीकेशन क्लियर हुई? 1, 2, 3 एंड 4, लास्ट वाली 5। बोलो क्लियर? ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कंसेप्ट बुक में नोट कर लेना।